चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से काशी गौरव के ऑनलाइन क्लासेस में। आज हमारा ज्योग्राफी का अगला जो वॉल्यूम चौथा क्लास होगा या पांचवा क्लास, उसमें हम लोगों को पढ़ना है वोल्केनो। वोल्केनो का अर्थ क्या होता है, तो हम लोगों ने पहले ही बताया था कि यह जो मुख्य रूप से है, यह एक ज्वालामुखी आधारित क्रियाओं को पढ़ा जाएगा, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है कैसे क्या होता है। ध्यान से समझेंगे, जो वोल्केनो आता है वह कैसे आता है और उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, इसको हम लोगों को पढ़ना है। ये प्लेट्स जो आपको दिख रहा होगा, इसमें वोल्केनो की जानकारियों के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। इस प्लेट्स को थोड़ा सा और ऊपर ले चलेंगे तो पृथ्वी का फर्स्ट ये जो ऊपरी परत है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। क्रस्ट की जो गहराई है वह 0 से कितने किलोमीटर तक, 200 किलोमीटर तक, नॉर्मली 25 किलोमीटर, और ये मेंटल है, ये 2900 किलोमीटर तक अंदर गहरा है। तो इसके नीचे इसमें बहुत सारे तरल पदार्थ भरे हुए हैं। मेंटल में एक तरल पदार्थ बहुत सारा भरा हुआ है और इसमें बहुत सारे धात्विक प्लेट्स बने हुए हैं, जिनकी संख्या काफी ज्यादा है। नासा के अनुसार लगभग 100 से ज्यादा प्लेट्स हैं, लेकिन ऐसे 7 बड़े प्लेट्स इसमें हैं। अब हो क्या रहा है, ध्यान से देखेंगे, ये बहुत सारे प्लेट्स भरे हुए हैं। अब यहां से क्या होता है कि एक बड़ा सा प्लेट्स और ये 2 प्लेट, ये प्लेट आपस में टकराता है। ये प्लेट जो नीचे दिख रहा है आपको, यह दोनों प्लेट आपस में टकराएंगे और इनके टकराते ही यह जो तरल पदार्थ है नीचे भरा हुआ है, यह सीधे ऊपर की ओर जाएगा। यह तरल पदार्थ टकराने के साथ ही कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, और जहां ये टकरा रहे हैं यहाँ बहुत सारा तरल पदार्थ भरा हुआ है। टकराने के बाद यह तरल पदार्थ इस पाइप के माध्यम से ऊपर की ओर जाएगा, और यहाँ जो चीजें हैं ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर तरल पदार्थ भरा हुआ है, और ये तरल पदार्थ जो भरा हुआ है इसको हम कहते हैं मैग्मा। क्या कहते हैं, मैग्मा। और यह मैग्मा इसको तोड़ के ऊपर आ जाएगा। मैग्मा इसको तोड़ के ऊपर की ओर ऐसे आ जाएगा, और ये जो ऊपर की ओर आ जाएगा ऐसे, यह एक विकास कर जाएगा, और यह ऐसे इसका विकास हो जाएगा, और यहाँ से निरंतर तरल पदार्थ निकलते रहेंगे, ऐसे निरंतर तरल पदार्थ निकलते रहेंगे, और इस प्रकार जिसका निर्माण होगा वह होगा ज्वालामुखी पर्वत का। किसका, ज्वालामुखी पर्वत। और इसी को एक नाम से जानते हैं, गुंबदगार। गुंबदगार पर्वत के नाम से जानते हैं। जब यह ज्वालामुखी का मुख, ये जो छिद्र है, ये देखेंगे यह छोटा है, ये छोटा छिद्र है, तो इस छोटे छिद्र के इस भाग को, ये वाला क्या कहेंगे हम, ये जो गोल वाला पार्ट है ये कहलाता है क्रेटर झील। क्रेटर झील। और अगर यह धंस जाए और यहां से ये देखिए एक बड़ा सा पार्ट बन जाए, ऐसा एक पार्ट बन जाए, ऐसा पार्ट बन जाए, तो छोटा वाला क्रेटर झील हो गया। और अगर यह काफी बड़ा हो जाए, कुछ इस आकृति का हो जाए, तो इस आकृति को कहते हैं कोल्डेरा। कोल्डेरा, ध्यान रखेंगे। अब जब ये विस्फोट हुआ तो विस्फोट में तरल पदार्थ ऊपर निकल करके किसका निर्माण करेंगे, ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण करेंगे। ज्वालामुखी के पर्वत का निर्माण होगा, वह कैसा होगा भाई, तो कह सकते हैं गुंबदगार पर्वत का निर्माण करेंगे। इस विस्फोट के बाद देखा जाता है कि ज्वालामुखी से बहुत सारी चीजें निकलती है। सबसे ज्यादा जो ज्वालामुखी से निकलता है वह क्या निकलता है, यह पूछ लिया जाए आपके परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षा में, तो आप कहेंगे कि ज्वालामुखी विस्फोट के बाद सबसे ज्यादा जो पदार्थ निकलता है वह तरल पदार्थ
जल वाष्प होता है। ज्वालामुखी विस्फोट में सबसे ज्यादा जो पदार्थ निकलता है वो क्या होता है बाबू? जल वाष्प होता है। और जल वाष्प के बाद सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे कई चीजें निकलते रहती हैं। इसीलिए ज्वालामुखी विस्फोट से पृथ्वी का संतुलन बना रहता है और इसे ज्वालामुखी विस्फोट को जीवन का ट्यूबलाइट कहा जाता है। ज्वालामुखी विस्फोट जब होता है तो पृथ्वी के अंदर की गर्मी बाहर आ जाती है और पृथ्वी का संतुलन नियंत्रित रहता है। इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? जीवन का ट्यूबलाइट। तो ज्वालामुखी विस्फोट में पूछेगा सबसे ज्यादा क्या निकलता है? जल वाष्प। क्या निकलेगा? जल वाष्प। और इसके बाद क्या निकलेगा? SO2। इसके बाद क्या निकलेगा? CO2। ये ज्वालामुखी विस्फोट के बाद निकलने वाले पदार्थ हैं, याद रखेंगे। अब ज्वालामुखी विस्फोट के आधार पर कितने भागों में वर्णित किया गया है, अगर यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हम मानते हैं कि विस्फोट के आधार पर ज्वालामुखी को कितने भागों में वर्णित किया गया है। अगर ये कहेंगे तो कितने भागों में वर्णित किया गया है? यह 3 भागों में वर्णित किया गया है। ज्वालामुखी विस्फोट के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ एक क्वेश्चन ध्यान देंगे, अगर तरल पदार्थ अंदर है तो मैग्मा और बाहर निकल जाएगा तो लावा। और चट्टान के चैप्टर में मैंने बताया था कि लावा से क्या बनता है, और विस्फोट अंदर हो जाए या विस्फोट के बाद जो पदार्थ अंदर ही निकले तो उसमें लैकोलिथ, वैकोलिथ, लैपोलिथ सारी क्रियाएं बनेगी। कौन कौन सा 3 होगा? तो पहला होगा जागृत ज्वालामुखी, दूसरा होगा प्रसुप्त, और तीसरा होगा मृत या शांत। जागृत एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट और साइलेंट वोल्केनो, ये 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। अब ध्यान रखेंगे ज्वालामुखी सबसे ज्यादा कहाँ आएगा बाबू? तो जब प्लेट्स आपस में जहां टकराएंगे, और प्लेट सबसे ज्यादा कहाँ टकराते हैं? अगर यह क्वेश्चन पूछा जाता है तो कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा प्लेट परिप्रशांत महासागरीय परिमेखला के आसपास टकराते हैं, और जहां यह टकराते हैं उसे कहा जाता है प्रशांत महासागरीय पेटी। और उस पेटी को किस नाम से जानते हैं? तो प्रशांत महासागरीय पेटी को अग्नि मेखला के नाम से जानते हैं। यह बता देते हैं किस नाम से जानते हैं? तो प्रशांत महासागर को रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। प्रशांत महासागर को रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। रिंग ऑफ फायर के नाम से किसको जाना जाता है? प्रशांत महासागरीय पेटी को। प्रशांत महासागरीय पेटी को रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो हम आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट कि जागृत ज्वालामुखी किसको कहते हैं, मृत किसको कहते हैं और प्रसुप्त किसको कहते हैं। इससे संबंधित विशेषता और सारी क्रियाओं को भी पढ़ लिया जाएगा। अभी अभी किलाऊ में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था कुछ दिन पहले। पहला क्या लिखेंगे? जागृत ज्वालामुखी। जागृत ज्वालामुखी किसको कहेंगे? तो कहेंगे कि वैसी ज्वालामुखी जिसके मुख से तरल पदार्थ और मैग्मा निकलते रहते हो, उसे जागृत ज्वालामुखी कहते हैं।
उसे जागृत ज्वालामुखी कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल इसमें दे देंगे। किलाउ, मौना लोआ, कहाँ है? हवाई द्वीप में है। किलाउ और मौना लोआ कहाँ है पूछ लेता है, हवाई द्वीप में। इसके बाद पूछता है एटना कहाँ है? एटना स्ट्रोम्बोली, कहाँ है? तो यह कह सकते हैं सिसिली द्वीप में है ना। इसके बाद पूछता है विसुवियस कहाँ है? विसुवियस कहाँ है? कहते हैं इटली में है। विसुवियस कहाँ है? इटली में है। इसके बाद और भी क्वेश्चन हो सकता है कि एक कोटोपैक्सी कहाँ है? तो कोटोपैक्सी इंपोर्टेंट है। माउंट कोटोपैक्सी कहाँ है? इक्वाडोर में कह सकते हैं, इक्वाडोर में है। कहाँ है? इक्वाडोर, इक्वाडोर में है। और माउंट कोटोपैक्सी की विशेषता क्या है? सबसे ऊंची जागृत ज्वालामुखी है। माउंट कोटोपैक्सी की क्या विशेषता है बाबू? कि यह सबसे ऊंची जागृत ज्वालामुखी के नाम से जानी जाती है। इसके बाद चलते हैं तो स्ट्रोम्बोली की विशेषता क्या है? इसको हटा देते हैं, आगे चलते हैं। स्ट्रोम्बोली की विशेषता क्या है? स्ट्रोम्बोली को कहते हैं भूमध्य सागर का, क्या कहेंगे? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। भूमध्य सागर यहां तक याद रहेगा, सबसे ऊंचा। और स्ट्रोम्बोली को किन नाम से जानेंगे? तो स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां से क्या होता है, स्ट्रोम्बोली से निरंतर मैग्मा निकलते रहता है। याद रहेगा। और सबसे बड़ा जागृत ज्वालामुखी अगर पूछ लेता है तो सबसे बड़ा जागृत ज्वालामुखी कौन सा है? तो सबसे बड़ा जागृत ज्वालामुखी मौना लोआ है। और क्या पूछ सकता है इसमें पूछ सकता है, यहां तक याद रहेगा, सबसे बड़ा जागृत ज्वालामुखी कौन सा है? मौना लोआ है। अब चलते हैं आगे, यहां तक तो क्लियर ही होगा। तो निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, सबसे बड़ा जागृत ज्वालामुखी कौन सा है? मौना लोआ है। नेक्स्ट स्टार पूछता है अलास्का का एक क्षेत्र है कटमलाई क्षेत्र, क्या है? अलास्का का कटमलाई क्षेत्र को 10,000 ध्रुवों की 10,000 ध्रुवों की घाटी कहा जाता है। 10,000 ध्रुवों की घाटी कहा जाता है। अलास्का के कटमलाई क्षेत्र को 10,000 ध्रुवों की घाटी कहा जाता है। अब देखिए, अगर ज्वालामुखी विस्फोट के समय निरंतर रूप से तरल पदार्थ न निकलकर जल निकलने लगे, जैसे एक है ओल्ड स्टोन
फेथफुल पार्क, ओल्ड स्टोन फेथफुल पार्क कहाँ है अगर पूछ लेता है तो यूएसए में है। यहाँ से निरंतर गर्म जल ऊपर निकलते रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गर्म जल निकलता है, गर्म जल। और अगर गर्म जल निकलेगा तो क्या बोलेंगे, गेसर। अगर गर्म जल निकलेगा बाबू तो उस निकलने वाले गर्म जल को हम लोग क्या बोलते हैं, जहां से निरंतर गर्म जल निकलता हो, निकलने वाला गेसर कहलाता है। क्या कहलाता है, जहां से गर्म जल निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो गेसर के नाम से जानते हैं। याद रहेगा यहां तक, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, गेसर के नाम से जानते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि विश्व में सबसे ज्यादा जागृत ज्वालामुखी कहाँ पाई जाती है, तो हम कह सकते हैं कि विश्व में सबसे ज्यादा जागृत ज्वालामुखी प्रशांत महासागरीय पेटी पर ही पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जागृत के बाद आता है प्रसुप्त। प्रसुप्त ज्वालामुखी ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी सबसे खतरनाक होता है ये डोरमेंट वोल्केनो, सबसे खतरनाक वोल्केनो। क्या इसकी परिभाषा है, जो भूतकाल में या जिसपे कर लेते हैं, जिसमें भूतकाल में विस्फोट हुआ हो, भूतकाल में जिसमें विस्फोट हुआ हो, लेकिन वर्तमान में शांत हो और भविष्य में कभी भी विस्फोट हो सके, होने की संभावना हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, डोरमेंट वोल्केनो। डोरमेंट वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो का मतलब होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी। और अगला एग्जाम्पल इसमें पूछ लेता है, बहुत फेमस है, तो क्या कहेंगे कि देखिए इसके अंतर्गत हम लोग जापान का सबसे फेमस ज्वालामुखी लेते हैं, जापान का, है ना, जापान का सबसे फेमस ज्वालामुखी के रूप में ले लेते हैं फ्यूजियामा, जिसको कहते हैं। जापान का फ्यूजियामा के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं, यह काफी फेमस ज्वालामुखी है और यह दुनिया का सबसे सुंदर ज्वालामुखी है, दुनिया का सबसे सुंदर, दिखने में काफी अच्छा लगता है। इसके बाद मेयान ज्वालामुखी भी आता है। मेयान कहाँ है, तो कह सकते हैं फिलीपींस द्वीप के पास है, फिलीपीन द्वीप के पास है। इसके बाद अगला जो बात आता है, तो भारत में भी एक यह वोल्केनो है, कहाँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। याद रखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दो ज्वालामुखी है, कौन कौन सा है, एक बैरन द्वीप, नारकोडम द्वीप। तो इसमें कौन आता है, नारकोडम, कहाँ है। अगर जागृत में पूछ लेगा तो जागृत में कौन सा हो जाएगा, भारत में बैरन द्वीप, कहाँ है, कहाँ है, इंडिया में बैरन द्वीप। कैसी ज्वालामुखी है बाबू इंडिया में, तो कह सकते हैं जागृत, है ना। जापान ज्यादातर यही पूछेगा आपकी परीक्षा में, या मेयान पूछेगा, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में पढ़िए और बेहतर पढ़िए, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, 500 जागृत ज्वालामुखी है।
लगभग 1200 से अधिक प्रसुप्त ज्वालामुखी है, लेकिन याद आपको 2-4 ही करने हैं। इसके बाद आ जाता है शांत ज्वालामुखी। तो शांत ज्वालामुखी के विषय में आपको बस इतना जानना है कि भूतकाल में घटनाएं घटित हुई थी और वर्तमान में घटना घटने की संभावना नहीं हो, ऐसी ज्वालामुखी क्या कहलाएगी? शांत ज्वालामुखी कहलाएगी। अब बारी आती है भाई शांत ज्वालामुखी है कहाँ कहाँ? तो जितने आपको पर्वत दिख रहे हैं सब शांत ज्वालामुखी के प्रकार में आ जाएंगे, जहां अब घटना नहीं घट रही है, जैसे अरावली, बिंद, कैमूर। इसके बाद और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं पोपा म्यांमार में है, पोपा ज्वालामुखी म्यांमार में है। तो ऐसे बहुत सारी ज्वालामुखी है जो शांत ज्वालामुखी के रूप में पाई जाती है, जिनमें अब कभी घटना घटने की संभावना नहीं हो। एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया। अब चलते आगे की ओर, क्या अंटार्कटिका में कोई है ज्वालामुखी? तो जी हाँ, माउंट इरेबस नामक माउंट इरेबस एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो दुनिया के 5वें सबसे बड़े महाद्वीप अंटार्कटिका में स्थित है। याद रखेंगे, माउंट कैमरून एक ज्वालामुखी है जो अफ्रीका में है ना। तो इस तरह से कई ज्वालामुखी हैं जो अलग अलग जगह पे विस्तृत है, लेकिन जो फेमस है वो इतना ही है, माउंट कैमरून के साथ खत्म हो जाता है। कल का चैप्टर ये सीटेट बेस भी है, यूजीसी से जो एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं, जैसे यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग इत्यादि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य रूप से यह महत्वपूर्ण टॉपिक है। कल हम लोग का जो अगला वीडियो होगा वो होगा स्थलाकृति, जो स्थल पर आकृति बनती है, गोखुर झील है ना, चापाकार झील, ये सबसे बालू से कैसी आकृति बनती है, इन सब पर आधारित कल का वीडियो होगा, जो सीटेट में निश्चित रूप से ही आता है। और इसके बाद अगला एक वीडियो होगा वो बायोलॉजी का होगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, या प्रश्न अगर किसी प्रकार का हो तो आप नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर उसको शेयर करें। ज्वालामुखी और पर्वत से संबंधित प्रश्नों को व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ के रूप में ऑब्जेक्टिव तौर पर शेयर कर दिया गया है। अगर किन्हीं को ऐसा प्रश्न चाहिए तो वो पीडीएफ के रूप में व्हाट्सएप पर मैसेज करके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर पेपर को आप मंगा सकते हैं और आपको व्हाट्सएप में ये पेपर शेयर कर दिया जाएगा। धन्यवाद।